जसमीत एक सरकारी कॉलेज में पढ़ती थी। उसके बाबूजी नरेंद्र एक कपड़ा मिल में नौकरी करते थे। जसमीत की मम्मी वर्षा घर के बराबर में ही एक होटल वाले को रोजाना के पराठे और रोटी बना कर देती थी। कुल मिलाकर घर का गुजारा हो रहा था। पर एक शाम, वर्षा, आज सुबह से ही सीने में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है ज्यादा बढ़ रहा है। जसमीत, जल्दी आ, तेरे बाबूजी की तबीयत खराब हो रही है। बाबूजी, क्या हुआ? मैं ऑटो लेकर आती हूँ। जसमीत और वर्षा नरेंद्र को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। डॉक्टर नरेंद्र का ईसीजी करता है और उसमें कुछ कमियां आती हैं। अभी तो मैं कुछ दवाइयां लिखकर दे रहा हूँ। यदि इन्होंने ज्यादा अपने शरीर से काम लिया तो दिल की बीमारी भी हो सकती है और यकीनन आगे चलकर ये हानिकारक है। बाबूजी, अब आप कुछ दिन बिल्कुल काम पर नहीं जाओगे, बस घर पर आराम करोगे। पर जसमीत बेटा, अगर मैं काम पर नहीं गया तो मुझे तनख्वाह काट कर मिलेगी और मिल के मालिक मेरी जगह किसी और को नौकरी दे देंगे। पर बाबूजी, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोला है। कुछ नहीं होगा बेटा, तू मेरी चिंता मत कर। वर्षा, मेरा रोटी का डिब्बा बांध दे, मैं चला जाता हूँ। पिछले 3 दिन से नहीं गया। इतनी छुट्टियाँ लेना मेरे लिए सही नहीं होगा। नरेंद्र काम पर चला जाता है। पर आओ नरेंद्र, इससे मिलो। ये नया वर्कर तुम्हारी जगह काम करेगा। वो ऐसा है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए डॉक्टर ने तुम्हें बेड रेस्ट बोला है। हमारी मिल को तो ऐसे वर्कर की जरूरत होती है जो चुस्त हो, मेहनती हो और अच्छा काम कर सके। तुम्हारी तबीयत को देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम ज्यादा दिन मेहनत के साथ काम कर पाओगे, और अचानक भगवान न करे तुम्हें कुछ हो जाता है तो बात हमारे ऊपर भी आ सकती है। तो इसलिए मैं तुम्हारा हिसाब कर रहा हूँ, तो तुम कहीं और काम ढूंढ लो। पर सर जी, एकदम से मेरा काम छूट जाएगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसा न कीजिए सर जी। नरेंद्र, मैं अपने बिजनेस के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे माफ करो। बाकी ये तुम्हारे 8 दिन के इस महीने के पैसे जो तुमने काम किया था, लो। नरेंद्र निराश होकर घर आ जाता है। वर्षा और जसमीत भी नरेंद्र से सारी बात जानकर बहुत दुखी होती हैं। नरेंद्र अब निराश और परेशान रहने लगा था। इसी कारण उसकी तबीयत और खराब रहने लगी। नरेंद्र ने चिंता में पूरी तरह बिस्तर पकड़ लिया। ये सब क्या हो गया? भगवान, ये कैसा दुखों का पहाड़ टूट गया है हमारे घर पर। मम्मी, चुप हो जाओ, प्लीज मत रो। आप ही तो मेरी और बाबूजी की हिम्मत हो। वर्षा, मेरे कारण तुम दोनों भी परेशान हो रही हो। मेरी बीमारी ने तुम्हें भी पैसों के लिए मोहताज कर दिया है। नहीं, देखो, मैं नहीं घबरा रही। अच्छा, आप दवाई ले लो और बिल्कुल चिंता मत करो। जसमीत, जा बेटा, वो दरवाजे पर होटल वाले भैया आए हैं, उनको पराठे पकड़ा दे, मैंने बना कर रख दिए थे। भैया, अगर 2 टाइम के भी बनवाने हो तो बता देना, मैं बना दिया करूँगी। ठीक है बहन जी, मैं मालिक को बोल दूंगा। अभी तो सिर्फ दोपहर के लिए ही बोले हैं। मम्मी, आप घर का काम, पापा की देखभाल, इतना थक जाते हो, फिर 2 टाइम के होटल की रोटी और पराठे कैसे बना पाओगे? मैं कॉलेज से कुछ दिन की छुट्टी ले लेती हूँ, आपको हेल्प हो जाएगी। मम्मी, नहीं जसमीत, तू पढ़ाई पर ध्यान दे। वैसे भी ये तेरा आखिरी साल है कॉलेज का, तू मेरी चिंता मत कर, मैं कर लूंगी। वर्षा दिन भर काम करके अब थक भी जाती थी। नरेंद्र की देखभाल, दवाइयाँ और घर का खर्चा सब उसी के सिर पर था। एक दोपहर जब जसमीत कॉलेज से घर आई, मम्मी, ये देखो, हमारे शहर में पराठे प्रतियोगिता होने वाली है। सबसे अनोखा पराठा के नाम से जीतने वाले को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मम्मी, आप इस प्रतियोगिता में ट्राई करो ना, देखना आप ही जीतोगी। जसमीत, क्या बच्चों सी बातें कर रही है? मैं और प्रतियोगिता में भाग? नहीं बेटा। पर मम्मी, इस प्रतियोगिता में भाग लेने में हर्जी क्या है? ट्राई तो करो, हो सकता है आपके बनाए हुए पराठे बहुत ही पसंद आए और आप इस सबसे अनोखा पराठा प्रतियोगिता को जीत जाओ। देखो, अगर आप जीत गए तो 50,000 रुपए से बहुत कुछ कर सकते हो। मम्मी, प्लीज मम्मी, आप मेरे लिए एक बार इस प्रतियोगिता में भाग लो तो सही। मैं आपका फॉर्म भर रही हूँ, आपको इस प्रतियोगिता में भाग लेना ही होगा। वर्षा, अगर जसमीत का मन है तो तुम प्रतियोगिता में भाग ले लो। जसमीत सही कह रही है। हो सकता है कि तुम प्रतियोगिता में जीत जाओ। जीतना हारना तो भगवान के हाथों में होता है, पर बिना भाग लिए हार मान लेना ये भी तो सही नहीं है ना। तुम्हें अपने हुनर को दिखाना चाहिए, छिपाना नहीं। ठीक है, अगर तुम दोनों कहते हो तो मैं इस प्रतियोगिता में भाग ले लेती हूँ। ये हुई ना बात मम्मी। पर आप कौन सा पराठा बनाओगे जिससे आप ये प्रतियोगिता जीत जाओ? ये सोचना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी मैम, आपका पिज्जा ऑर्डर था इस पते पर? भैया, वो सेम एड्रेस हमारी पीछे वाली गली में है, वहाँ का ऑर्डर होगा। हमारी बैक साइड के घर का भी यही पता है। पिज्जा का नाम सुनकर तो मम्मी, मेरे मुंह में पानी आ गया। गलती से वो डिलीवरी करने वाला भैया हमारे घर पर आ गया था। मम्मी, क्या आप पराठे को पिज्जा का लुक दे सकते हो? एक नए तरीके का पराठा।
कोशिश कर सकती हूँ, तू मुझे पिज्जा में लगाने वाला सामान ला दे। जसमीत वर्षा को सारा सामान लाकर दे देती है। वर्षा अपनी मेहनत और कोशिश से एक पिज्जा पराठा बनाती है। मम्मी, ये पिज्जा पराठा तो बहुत ही टेस्टी बना है और देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। मम्मी, क्यों ना आप यही पिज्जा पराठा सबसे अनोखा पराठा प्रतियोगिता के लिए बनाओ। जसमीत की बात मानकर वर्षा प्रतियोगिता में पिज्जा पराठा बनाती है। प्रतियोगिता में बहुत से लोगों ने हिस्सेदारी की थी, पर वर्षा के हाथ का बना पिज्जा पराठा देखकर जज करने वाले शेफ बहुत ही चकित रह जाते हैं। दोस्तों, बहुत से पराठे देखे, पर ये पिज्जा पराठा पहली बार देखा। वर्षा जी ने इस पिज्जा पराठे पर लेयर बनाकर इसे बहुत ही खूबसूरत ढंग से प्रेजेंट किया है और खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट पराठा है। इसके लिए हम सभी जजेस की सहमति से वर्षा जी को सबसे अनोखा पराठा प्रतियोगिता की विजेता घोषित किया जाता है और ये 50,000 का नकद इनाम भी इन्हें दिया जाता है। रोहित, एक अनाउंसमेंट मुझे भी करनी है। वर्षा जी ने जिस तरह आज पिज्जा पराठा एक नए तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत किया, ये देखकर मुझे काफी प्रसन्नता हुई है। मैं चाहता हूँ वर्षा जी मेरे साथ मेरे अपने कुकिंग टीवी शो में हिस्सा लें और मेरे शो का हिस्सा बने। इसी के साथ तालियों की गड़गड़ाहट के बीच वर्षा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बेटी जसमीत को गले से लगा लेती है। थैंक यू सर, आपने मुझे इस काबिल समझा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब मेरी बेटी जसमीत और मेरे पति नरेंद्र की वजह से ही संभव हुआ है। इन दोनों ने ही मुझे प्रोत्साहित किया और मैंने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। आपका लाख लाख शुक्रिया प्रभु, आपने मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया है। लव यू मम्मी। मेहनत और लगन से व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है और यही वर्षा ने कर दिखाया। धीरे धीरे वर्षा के पिज्जा पराठे की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। पिज्जा पराठा के नाम से वर्षा ने एक नया होटल खोल लिया। साथ ही साथ टीवी शो के द्वारा वर्षा के चेहरे को नई पहचान मिली। नरेंद्र भी ये सब देखकर बहुत खुश था। धीरे धीरे उसकी तबीयत में भी सुधार आने लगा था और अब वो और जसमीत दोनों वर्षा के होटल के काम में उसका साथ देते थे। मेहनत और लगन से एक पिज्जा पराठा वाली को सफलता की ऊंचाई पर चढ़ने की नई सीढ़ी मिल गई थी। सरला के पति को गुजरे कई साल बीत चुके थे। वो अपने दोनों बच्चों के पालन पोषण के लिए ऑमलेट का ठेला लगाती थी। सरला ने रोशनलाल कपड़े वाले की दुकान के बाहर 1,000 रुपए महीने पर जगह ले रखी थी। सरला ने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल रखा था। वो सुबह से लेकर रात तक ठेले पर बहुत मेहनत करती थी। सरला ताई, एक आमलेट बनाना, थोड़ी हरी मिर्च ज्यादा कर देना है। मुझे पता है मुकेश जी, आप ऑमलेट में हरी मिर्च ज्यादा ही लेते हो। हाँ जी, आपको भैया बिना मक्खन वाला 20 रुपए और मक्खन वाला ऑमलेट 30 रुपए का है। सरला ताई, 2 प्लेट आमलेट ब्रेड बना देना। मैं आपको अभी थोड़ी देर में पैसे देता हूँ, ठीक है ना? चंदन भैया, आपके पिछले पैसे भी अभी देने बाकी हैं। 10 प्लेट ऑमलेट के पैसे हो गए हैं। अरे तो दे दूंगा सरला ताई, न तुम कहीं जा रही हो न मैं यहाँ से भागा जा रहा हूँ। चंदन भैया, कोशिश करना ये पैसे आप मुझे जल्दी दे देना। मेरी भी रोजाना की लागत लगती है ये सब सामान लाने में। उधार देती रही तो कमाऊंगी क्या और खाऊंगी क्या? क्या हो रहा है चंदन? उधार के पैसे दे दिया करो। गरीब आमलेट वाली से उधार में खाने की जगह पैसे देकर खाया करो। सेठ जी, दे तो देता हूँ, वो तो मेरे पास छुट्टे नहीं थे इसलिए बाद में दे देता। सरला ताई, महीने के 1,000 रुपए कब दे रही हो? भाई जी, आपको मैं कल पकड़ा दूंगी। चंदन, कल साड़ियों का नया माल आना है। मुझे डॉक्टर के पास जाना है तो मैं थोड़ी देर से आऊंगा। तुम सारा माल उतरवा लेना। ठीक है सेठ जी, मैं रखवा लूंगा। अगले दिन रोशनलाल डॉक्टर के पास चला जाता है। चंदन दुकान पर साड़ियों का माल उतरवा रहा था, तभी उसका दोस्त मदन आ जाता है। और चंदन, कैसे है मेरे दोस्त? हैं? ये ले, अगले महीने मेरी शादी है, ये मेरी शादी का कार्ड पकड़ है। आ बैठ थोड़ी देर यहाँ, मैं जरा ये माल गिनकर रख लूं। और बता, क्या खाएगा? रुक, मैं आमलेट ब्रेड मंगवाता हूँ। हैं? तुझे तो आमलेट ब्रेड पसंद है ना? अब तू इतना कह रहा है तो मंगवा ले। सरला ताई, 2 ब्रेड आमलेट देना, मक्खन मार के, एकदम बढ़िया है। पैसे तो इसकी जेब से निकलते नहीं हैं। रोजाना उधार ले लेकर मेरे ब्रेड ऑमलेट खाता है। बस 1-2 दिन और देखूंगी, नहीं तो इससे अपना हिसाब करती हूँ। ये तुम्हारा ऑमलेट ब्रेड। सरला ताई, करता हूँ मैं हिसाब 1-2 दिन में। चंदन और मदन ब्रेड ऑमलेट खाने लगते हैं। कुछ देर बाद मदन वहाँ से चला जाता है, तभी रोशनलाल आ जाता है। चंदन, साड़ियों का माल गिन लिया? 250 पीस आए होंगे। मैं एक बार दोबारा गिनकर ही लगा रहा था सेठ जी। अरे इसमें तो 5 पीस कम है सेठ जी। अभी कुछ देर पहले मैंने 250 पीस गिनकर उतारे थे। तो जमीन निकल गई या आसमान खा गया है? 5 साड़ी कम है चंदन। माल किसने चुराया? आसानी से बता दो। सेठ जी, मैं तो कितना पुराना नौकर हूँ, आज तक आपकी दुकान से कभी भी मेरे रहते चोरी नहीं हुई। 1 सेकंड सेठ जी, मैं समझ गया चोरी किसने की है।
जब मैं अपने दोस्त मदन को उसकी शादी के लिए कुछ साड़ियाँ दिखा रहा था, सरला ताई आमलेट ब्रेड देने आई थी। मुझे लगता है नजरें बचाकर सरला ताई ने ही साड़ियाँ चुरा ली। सरला ताई, जरा ठेला छोड़कर इधर आना। क्या हुआ भैया जी, आपने बुलाया? ठेले पर ग्राहक खड़े हैं। चोर कहीं की मेरी दुकान से साड़ियाँ चुरा कर अपना ठेला चलाएगी। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, तभी उगलेगी तू कि तूने चोरी की है। नहीं भैया जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं भला आपकी दुकान से साड़ियाँ कैसे चोरी कर सकती हूँ? मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में भैया जी। सरला ताई, दुकान पर तू ही तो आमलेट और ब्रेड लेकर आई थी ना। उसी वक्त मैं माल को गिनकर रख रहा था, 5 साड़ियाँ कम हुई हैं और यकीनन वो साड़ियाँ तुमने ही चुराई हैं। और कोई तो दुकान पर आया ही नहीं। चंदन, पुलिस को फोन मिलाओ, इसे चोरी करने की सजा मिलनी ही चाहिए। भैया जी ऐसा मत करो, घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे जेल में मत भेजो, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मेरे ऊपर रहम करो। ठीक है, मैं तुझे पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, पर मुझे आज के बाद तेरा ठेला अपनी दुकान के बाहर नजर ना आए, नहीं तो पुलिस को बुलाने में मुझे देर नहीं लगेगी। चुपचाप 2000 रुपए मुझे पकड़ा और निकल यहाँ से, और बाकी की साड़ियों के 8000 रुपए मुझे तू लौटा देगी अगले हफ्ते ही। सरला फूट फूट कर रोती हुई 2000 रुपए रोशनलाल को देकर अपना ठेला उसकी दुकान के आगे से हटा लेती है। पर एकदम से ग्राहकों से बंधी हुई जगह छूट जाने से सरला के काम का बहुत नुकसान होता है। सड़क पर बने एक खंबे के सहारे वो अपना ठेला लगा तो लेती है, पर पहले उसका ठेला बाजार के बीच में था, इसलिए ग्राहक बहुत आ जाते थे। अब कॉलोनी की जगह होने की वजह से ग्राहक भी नहीं आते थे और ऊपर से जगह के भी 2000 रुपए और देने पड़ते थे। सरला बहुत परेशान रहने लगी थी। उसकी कमाई बिल्कुल ना के बराबर हो गई थी। ऊपर से उसका मन खराब था कि उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा हुआ था। वो ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती थी, उसे बच्चों की चिंता थी। एक दिन, माँ, मेरा स्कूल का स्वेटर छोटा हो गया है, मेरे लिए नया स्वेटर ला दो माँ। माँ, मेरे भी जूते फट गए हैं, मेरे पैरों में देखो कट पड़ गया है। क्या करूं, कहाँ से इंतजाम करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। रोशनलाल जी को भी 8000 रुपए देने पड़ेंगे। नई जगह पर ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं। सरला बहुत परेशान थी। अगले दिन उसे वापसी के लिए थोड़ी देर हो गई। पता ही नहीं चला रात बहुत हो गई है। जल्दी से ठेले का सामान बांध लेती हूँ, बच्चे भी राह देख रहे होंगे। बहुत अंधेरा है यहाँ पर तो, लगता है खंबे की लाइट गई हुई है। ये रोशनलाल जी की दुकान अभी तक खुली हुई है, पर दुकान में अंधेरा क्यों है? अरे, ये तो चंदन और उसका दोस्त मदन है। रोशनलाल जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कुछ तो गड़बड़ है। ये दुकान की साड़ियाँ गाड़ी में क्यों रख रहा है, और वो भी इतनी रात में? रोशनलाल जी को फोन करके पता करती हूँ। सरला रोशनलाल को अपने मोबाइल से फोन मिलाती है और सारी बात बताती है, जिसे सुनकर रोशनलाल हैरान हो जाता है और वो सरला के कहने पर दुकान पहुंचता है। अरे सेठ जी, आप इस वक्त? वो मैं दुकान में माल को चेक करने। इस वक्त तुम कौन सा माल चेक करने आए हो? और ये मदन क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? मैंने तुम्हें चाबी इसलिए पकड़ाई थी कि मुझे सुबह किसी जरूरी काम से बैंक जाना था, ताकि तुम दुकान जल्दी खोल सको। विश्वासघाती, तुम चोरी कर रहे थे मेरी दुकान से, हैं? वो तो अच्छा है सरला ताई ने यहाँ से गुजरते हुए तुम्हें देख लिया और मुझे फोन पर सारी बात बताई। आज सरला ताई ना होती तो न जाने तुम तो रोजाना मुझसे आंखें चुराकर सारा माल ही गायब कर देते। रोशनलाल पुलिस को फोन कर देता है। वो चंदन और मदन को चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। चंदन पुलिस के सामने उगल देता है कि वो पिछले कई दिनों से दुकान से साड़ियाँ चोरी करके मदन के साथ मिलकर बेच रहा था और उसी ने खुद को बचाने के लिए सरला पर भी झूठा इल्जाम लगाया था। सरला ताई, मुझे माफ कर दो। आज तुम ना होती तो पता नहीं ये दोनों तो मेरी पूरी दुकान को लूट चुके होते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत व्यवहार किया, फिर भी तुमने आज मेरी सहायता की। तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी दुकान के बाहर ही अपना आमलेट का ठेला लगाओगी और मैं उसके कोई पैसे तुमसे नहीं लूंगा, बल्कि मुझे तो तुम्हारे जैसे विश्वासी लोगों की ही जरूरत है, जो मेरी दुकान का ऐसे चोरों से ख्याल भी रखेंगे। भैया जी, मुझसे आप माफी मत मांगिए। कई बार हम कानो सुनी पर विश्वास कर लेते हैं और बिना दूसरे पक्ष पर विश्वास किए नतीजे पर पहुंच जाते हैं। शायद कभी कभी हमारा समय ही खराब होता है, इसीलिए परिस्थितियां भी हमारे विपरीत ही होती हैं। मैं आपकी दुकान के बाहर फिर से ठेला लगा पाऊंगी तो मेरे बंधे हुए ग्राहक फिर से लौट आएंगे। आपका शुक्रिया भैया जी। सरला की सच्चाई और चंदन का सफेद झूठ रोशनलाल के सामने आ जाता है। सरला फिर से रोशनलाल की दुकान के बाहर ही अपना ऑमलेट का ठेला लगाने लगती है, जिससे उसके बंधे हुए ग्राहक फिर से वापस आ जाते हैं और एक गरीब ऑमलेट वाली को सच्चाई का फल मिल जाता है।